नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं डीसी मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहला प्रश्न है, कौन से मोटर में उसकी घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कौन से मोटर में उसकी घूर्णन गति नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा जो ये जो प्रश्न है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर से संबंध रखता है। ये जो प्रश्न है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर से संबंध रखता है। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि डीसी मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो कितने प्रकार से किया जाता है। थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि विस्तार से समझना है तो इसके लिए आपको थ्योरी का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं सिर्फ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इस समय अगर लॉन्ग में हम लेंगे तो वो क्या होगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं सिर्फ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एन जो होता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी बटा फाई। मतलब ये दो चीज पर निर्भर करता है, एक तो बैक ईएमएफ पे भी निर्भर करता है और एक फाई पे निर्भर करता है। बैक ईएमएफ जो बराबर जो फॉर्मूला होता है, सॉरी, बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V माइनस आई ए आर ए, ठीक है, बटा फाई। मतलब ये जो डिपेंड करता है टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब स्पीड जो डिपेंड करता है टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस और फ्लक्स पे डिपेंड करता है। इसको हम अगर टर्म में समझे तो ये जो होता है तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस और मेजर। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेन और पेपर कृपया लेकर के बैठें ताकि आप कुछ जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसको आप नोट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंट्रोल होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मतलब हम इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जाता है। देखिए आर ए पे तो डिपेंड कर रहा है ना, तो इसलिए आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है। दूसरा जो होता है फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल दूसरा जो होता है फील्ड कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हमारा जो इस फ्लक्स पे स्पीड जो है ये फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, देखिए फाइव पे भी डिपेंड करता है, इसलिए दूसरा हुआ स्पीड कंट्रोल। तीसरा जो होता है वो होता है वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल और एक होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल देखिए ये जो स्पीड है ना वी पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इतना प्रकार से हम करते हैं। अब इसमें जो बात किया जा रहा है ये हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, अगर विस्तार से देखना है तो थ्योरी का वीडियो जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रश्न जो कह रहा है कि घूर्णन गति नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड जो नियंत्रण है वो किस विधि मतलब किस मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है डीसी सीरीज मोटर। टेप्ड फील्ड कहने का मतलब जो जैसे मान लीजिए डीसी फील्ड डीसी सॉरी मोटर है, तो इसका जो फील्ड है ना, फील्ड को क्या किया जाता है, टेपिंग किया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके टेपिंग किया जाता है। और जैसा जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है वैसा यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है, ये भी हो जाता है। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस टर्मिनल पे जिस स्पीड जैसा स्पीड हमारा रिक्वायरमेंट होता है वैसा क्या करते हैं हमारा टाइपिंग पे कनेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है स्पीड का कंट्रोल होता है, किसका, डीसी सीरीज का। तो ये जो टेप फील्ड टेप विधि जो इस्तेमाल किया जाता है ना वो इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली डीसी सीरीज के लिए। अगर ये चाहे तो हम शंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंशियल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कम्युलेटिव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है वो डीसी सीरीज मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेप फील्ड, उसमें क्या किया जाता है, फील्ड में टेपिंग किया जाता है और जरूरत के अनुसार उसका कनेक्शन जो है उसको हम 1 2 3 4 पे हम रख सकते हैं, 5 पे रख सकते हैं, मतलब उसका डिपेंड करता है टेपिंग कितना है उसका फील्ड का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं दूसरा। घूर्णन का दिशा
डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है? डीसी मोटर में घूर्णन का दिशा जो ज्ञात किया जाता है वो है फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का क्या है? बाएं हस्त नियम। इसमें देखिए फ्लेमिंग साहब ने, फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक थे, वो दो नियम दिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग रूल लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा जो नियम दिए वो दिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है मोटर में एप्लीकेबल होता है। किस में होता है? मोटर में एप्लीकेबल होता है। और जो राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा ये बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम जो है वो मोटर के लिए उसका दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रहता तो इसके लिए जो होता है ये होता है जनरेटर, और इसके लिए जो होता है ये होता है मोटर। फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बीच वाली उंगली मध्यमा, जिसको मध्यमा बोला जाता है, वो क्या दर्शाती है? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम से हमारा क्या होता है? मोटर का गति का दिशा ज्ञात किया जाता है। इसमें तीन उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है अंगूठा, दूसरा होता है तर्जनी, तीसरा होता है मध्यमा। मध्यमा मध्यमा जो होता है धारा की दिशा ज्ञात होता है। तर्जनी से जो होता है फ्लक्स का डायरेक्शन होता है। और जो अंगूठा होता है वो होता है रोटेशन। इसमें कौन सा पूछ रहा है? मध्यमा। मध्यमा के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग? धारा का दिशा। तो देखिए इसमें धारा का दिशा क्या लिखा? विद्युत धारा का दिशा। इसका जो आंसर होगा ना, तीन का जो आंसर होगा वो होगा सी, विद्युत धारा का दिशा। ठीक है, इसमें हम आपको एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि बोधि टेक्निकल ऐप जो है आपको आपके लिए सिर्फ एक 9 रुपया का कोर्स लाया है, जो कि आप प्ले स्टोर से बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये स्पेशल ऑफर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको लॉगिन करके आप ये जो कोर्स है ना, आप देखिएगा एक कोर्स जो है 29 रुपया का है। 29 रुपया का जो कोर्स है उसमें जब आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे ना वेलकम 20, तो वो कोर्स आपको सिर्फ 9 रुपये में मिलेगा। तो ये स्पेशल ऑफर है, आप जाकर डाउनलोड करिए। लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, ये ज़्यादा दिन वैलिड नहीं रहेगा, तो आप इसका जो लाभ उठा सकते हैं। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो MCQ टेस्ट जो MCQ जो प्रश्न है वो 1000 प्लस प्रश्न है। टेस्ट जो है टोटल टेस्ट जो है 50 है और उसका सॉल्यूशन है। मतलब क्या है? MCQ टेस्ट है, 50 टेस्ट है, जो कि प्रत्येक टेस्ट में 25 प्रश्न पूछा मतलब है, और उसका सॉल्यूशन दिया गया है। जिस प्रकार से हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए आप शुरू करते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्न में से कौन सा डीसी मोटर का मौलिक आवश्यकताएं हैं? बोल रहा है कि डीसी मोटर के लिए क्या क्या जरूरत है, मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या है। डीसी मोटर अगर बनाना है तो क्या क्या मौलिक आवश्यकता है? तो ऐसे समझिए कि हमको मोटर के लिए क्या क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, क्योंकि मैग्नेट तो चाहिए ना, तो मैग्नेट क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर आर्मेचर चाहिए, आर्मेचर भी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर आप कहाँ डालेंगे? कंडक्टर तो आर्मेचर में ही डाला जाता है ना, जिसमें EMF उत्पन्न होता है। और डीसी अगर मोटर आपको चाहिए उसके लिए कम्यूटेटर जरूरी है, और जब कम्यूटेटर है तो करंट कलेक्शन करने के लिए हमको ब्रश की जरूरत होता है। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। जब हमारा जनरेटर होता है तो जनरेटर में एसी को डीसी में बदलता है, और जब हमारा मोटर होता है उसमें मोटर को डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर मतलब बेसिकली हमारा इसमें जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा सभी, उपरोक्त सभी। तो चलिए ये चौथा का आंसर है डी।
अब हम पांचवा सोल्व करते हैं। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी? अगर मोटर को स्टार्ट किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं कंसेप्ट के द्वारा। क्या कारण है? इसी कारण से क्या होता है ना, इसी कारण के लिए इसका स्टार्टर का भी प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में जो स्टार्टर का प्रयोग करने का जो रीजन है ना, इसका रीजन यही है कि इसका जो बैक ईएमएफ होता है ना, स्टार्टिंग में जीरो होता है। कैसे होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेती है? सबसे पहले हम इक्वेशन से समझेंगे कि इक्वेशन क्या कहता है। तो इक्वेशन कहता है V बराबर EB प्लस IA RA। ठीक है, इतना समझते हैं। V बराबर EB प्लस IA RA। अब यहां समझिए कि EB बराबर क्या फॉर्मूला होता है। EB बराबर होता है फॉर्मूला फाई जेड एन पी बटा 60A। ये क्या होता है? EB बराबर फॉर्मूला होता है। अब ये समझिए क्या कह रहा है, स्टार्टिंग के समय। क्या कह रहा है? स्टार्टिंग के समय। स्टार्टिंग के समय हमारा जो स्पीड है ना, स्पीड जो है वो कितना होगा? जीरो। जब स्पीड जीरो होगा तो टोटल वैल्यू, जब स्पीड का मान जीरो रखेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो होगा। मतलब हमारा जो स्टार्टिंग के समय जो बैक ईएमएफ होगा ना, होगा जीरो। ठीक है, बैक ईएमएफ हमारा कितना निकल गया? जीरो। अब हम चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए कि EB हो गया हमारा जीरो, प्लस अब हो गया IA RA। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए 220 वोल्ट आप अप्लाई किए हैं। कितना अप्लाई किए हैं डीसी मोटर को? 220 वोल्ट। अब IA क्या होता है, सॉरी RA क्या होता है? आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसको हो जाएगा भागा। मान लीजिए 2 ओम हो रहा है, 2 बराबर हो जाएगा IA। मतलब इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं कि IA बराबर हो गया 220 बटा 2। इसको जब आप भागा दे देंगे तो 110 एम्पियर आएगा। IA का मान कितना आया? 110 एम्पियर। कब? जब स्टार्टिंग है, क्योंकि बैक ईएमएफ हमारा क्या है? जीरो है। बैक ईएमएफ जीरो है स्टार्टिंग टाइम में, तो इसका हमारा एम्पियर कितना आ गया? और 110 एम्पियर जो होता है ना, बहुत ही हैवी करंट होता है। जब हम किसी भी आयरन या किसी भी जब एसी को कनेक्ट करते हैं किसी भी कोड से, या आप देखिएगा केबल से या तार से, तो देखिएगा मैक्सिमम जो उसका जो धारा का लिमिट होता है ना उस तार का, वो 16 एम्पियर होता है। देखिएगा जब एसी के लिए आप एमसीबी खरीदने जाएंगे तो मैक्सिमम आप 16 एम्पियर से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। और ये सोचिए कि डीसी मोटर को आप स्टार्ट करेंगे, एक एसी जो है 16 एम्पियर ले रहा है, और जब आप डीसी मोटर को स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में कितना ले रहा है? 110 एम्पियर। तो ये बहुत हैवी करंट होता है। ठीक है, इसी के कारण से स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अब वहां पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस प्रश्न पे रहेंगे कि हमारा जो क्या होगा ना, स्टार्टिंग के समय जो है हमारा ईबी बराबर क्या होता है? ईबी जो होता है जीरो होता है। ईबी क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। अब कैसे जीरो हुआ वो आप समझ गए कि ईबी बराबर क्या होता है? फाइव जेड एन पी बटा 60A। ठीक है, ईबी अब एन जीरो है तो ईबी जीरो हो गया। ईबी जीरो होने के कारण क्या हो गया ना, धारा हमारा जो है काफी उच्च लेगा। धारा उच्च कैसे लेगा वो भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये हम सारा चीज शॉर्ट में बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग में अगर बात करने लगेंगे ना, तो ये जो 25 प्रश्न जो सोल्व करने में कम से कम 3 घंटा लगेगा, या 2 घंटा 2.5 घंटा तो जरूर लगेगा। तो उतना शॉर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू में कम से एक प्रश्न को मैक्सिमम आप 5 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? ठीक है, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है घूर्णन गति घटती है। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड हो या शंट मोटर हो, उसमें जब आप लोड बढ़ाएंगे ना तो थोड़ा सा जो है ना उसका घूर्णन गति घटता है। ठीक है, थोड़ा सा घटता है, कम्युलेटिव कंपाउंड हो या शंट मोटर हो।
ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, वह शक्ति कौन सी है जो विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित होता है? वह शक्ति कौन सा है जो विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित होता है? वो शक्ति जो होता है सॉफ्ट शक्ति होता है। क्या होता है? सॉफ्ट शक्ति। इसका आंसर है, मतलब जो ये मान लीजिए ये क्या है, ये डीसी मोटर है, ठीक है, ये मान लीजिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये भी हो गया। तो ये सॉफ्ट होगा ना, ये सॉफ्ट पे जो मिलने वाला शक्ति है ना, वो शक्ति इसके जो आउटपुट पे जो नेम प्लेट पे जो मेंशन होता है, ये सॉफ्ट पे जो शक्ति मिलेगा हमको उस होगा। अप्लाइड शक्ति भी नहीं होगा, जो हमारा ईएमएफ आर्मेचर में जो उत्पन्न शक्ति हो रहा है वो भी नहीं होगा, जो हमारा फाइनल शक्ति जो मिलता है ना, आउटपुट शक्ति जिसको बोला जाता है, जो आउटपुट शक्ति जो होता है वो सॉफ्ट का शक्ति होता है। तो इसमें जो आंसर होगा सॉफ्ट का शक्ति। नेक्स्ट है, कौन से मोटर में घूर्णन गति के लिए सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन से मोटर के लिए सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सीरीज पैरेलल जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कहिएगा ट्रैक्शन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है डीसी सीरीज मोटर। मतलब जो सीरीज पैरेलल जो ऑपरेशन होता है ना, वो जो एप्लीकेबल होता है वो डीसी सीरीज मोटर के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि आप सीरीज पैरेलल जो ऑपरेशन होता है, बेसिकली ये भी स्पीड कंट्रोल का एक मतलब प्रश्न है। तो स्पीड कंट्रोल का प्रश्न है, तो जब हमारा ट्रैक्शन में स्पीड कंट्रोल करना होता है डीसी रेलवे मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन में, तो हमारा जो दो सीरीज मोटर होता है, उसको एक बार हम पैरेलल में रखते हैं और एक बार हम उसको क्या करते हैं, सीरीज में रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका जो मिलने वाला वोल्टेज है ना, इनपुट वोल्टेज है, वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है, जिसके कारण हमारा उसका स्पीड कंट्रोल होता है। तो इसके लिए जो मोटर प्रयोग किया जाता है वो होता है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है? निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है? इसमें जो है डीसी कह रहा क्या, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है, ठीक है। डीसी मोटर का मतलब कितने प्रकार से जो है स्पीड कंट्रोल किया जाता है, तो हम पहले ही प्रश्न में बात किए हैं, शायद ये मिट गया है, फर्स्ट प्रश्न था उसमें मैं बात किया था, चलिए यहाँ भी बात कर लेते हैं। उसमें जो बात किया होता है कि हमारा जो एन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी बटा फाई का, ठीक है। और ईबी का फॉर्मूला होता है वी माइनस आई ए आर ए। तो मतलब ये वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, आई ए पे डिपेंड करता है, आर पे भी डिपेंड करता है, और बटा फाई तो है ही, मतलब फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब हमारा जो आर्मेचर को डाइवर्ट कर करके आर्मेचर को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड को डाइवर्ट करके, क्योंकि फील्ड डाइवर्ट करने के बाद फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। सीरीज पैरेलल, अभी हम इस प्रश्न में देखें, सीरीज पैरेलल करके भी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सीरीज पैरेलल भी हो गया, इसलिए इसका जो आंसर है ना, उपरोक्त में सभी मतलब डीसी मीटर के लिए जो स्पीड कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि भी इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड डाइवर्टर विधि भी इस्तेमाल किया जाता है, और सीरीज पैरेलल विधि भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर है ना वो है डी सभी। अब नेक्स्ट है 10 नंबर, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे तब ईएमएफ का मान क्या होगा? ठीक है, क्या बोला जा रहा है, चाल को दिया एन जो है ना, एन को क्या किया जाए, दुगना कर दिया जा रहा है, लेकिन फ्लक्स हमारा क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, इसमें जो जनरेटेड ईएमएफ होता है जिसको ईबी बोला जाता है, उसको बोला जाता है फाई जेड एन पी बटा 60 ए। अब देखिए इसमें जो स्थिर है ना, ये क्या कर रहा है, फ्लक्स स्थिर है, फ्लक्स को हम स्थिर कर दे रहे हैं। जेड भी हमारा किसी भी डीसी मशीन में रहता है वो स्थिर रहता है, पी भी कांस्टेंट रहता है और ए भी कांस्टेंट रहता है। तो हमारा कह रहा है कि एन को दुगना कर देना है, तो
एन जब आप दुगना कर देंगे ना, स्पीड को जब दुगना कर देंगे तो उसका जो ईएमएफ का मान जो होगा, ईएमएफ का मान जो होगा वो भी दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एन पे डिपेंड कर रहा है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एन का, मतलब स्पीड का। तो ईबी हमारा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है थायरिस्टर। थायरिस्टर का इस्तेमाल जो किया जाता है डीसी मोटर का गति का नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है बी। ये एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो स्पीड कंट्रोल के लिए थायरिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चैप्टर में पढ़ना है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो। डीजी सेट जनरेटर व्यक्त करता है डीजल जनरेटर सेट। डी मतलब हो गया डीजल और जी मतलब हो गया जनरेटर। डी मतलब हो गया, ऐसे समझिए, डी मतलब हो गया डीजल और जी मतलब हो गया जनरेटर। इसका जो आंसर होगा ना ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, सीरीज बाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है। सीरीज बाइंडिंग में से निम्नलिखित में से क्या सही है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि सीरीज, ऐसे समझिए, सीरीज और एक होता है पैरेलल, जिसको बोला जाता है शंट। शंट बाइंडिंग भी बोला जाता है। सीरीज बाइंडिंग जो होता है ना, सीरीज बाइंडिंग को कोशिश किया जाता है कि कम रेजिस्टेंस का रखा जाए, कम रेजिस्टेंस का रखा जाए। सीरीज बाइंडिंग को कोशिश किया जाता है कम रेजिस्टेंस का रखा जाए, क्योंकि इसको सीरीज को जो होता है ना आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। ये आर्मेचर का श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि इसका जो बाइंडिंग है ना इसको कम रेजिस्टेंस का रखा जाए। तो कम रेजिस्टेंस के रखने के लिए क्या करना होगा, इसको मोटा तार बनाना होगा। मोटा तार का बनाना होगा, ठीक है, मोटा तार का बनाना होगा और कम घुमाव का बनाना होगा। मतलब लंबाई भी कोशिश किया जाए कि कम रखा जाए ताकि रेजिस्टेंस इसका कम रहे, क्योंकि इसको क्या हो रहा है आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ना है। जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब दोनों तो श्रेणी में है ना, तो वोल्टेज मतलब करंट कम खींचेगा, फिर तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करना है इसका कम रेजिस्टेंस रखा जाए, जिसके लिए हमारा क्या होता है ना मोटा तार इस्तेमाल किया जाता है और कम लंबाई। कम लंबाई मतलब कम घुमाव, जितना कम घूमेगा उतना लंबाई कम होगा। इसका जो आंसर होगा ना ये होगा डी। अब हम थोड़ा सा इसमें विस्तार से पैरेलल के लिए जान जाते हैं कि पैरेलल जनरेटर के लिए क्या होता है ना, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखना होता है, जिसके लिए क्या होता है ना पतला तार का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा ज्यादा घुमाव। किसके लिए, पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए आप समझ गए मोटा तार और कम घुमाव, पैरेलल के लिए पतला तार और ज्यादा घुमाव। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये जो इसका जो क्या साइज रखना है ना ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड का कम रखना होता है और शंट फील्ड का ज्यादा रखना होता है। ठीक है, क्योंकि सीरीज फील्ड का इसलिए कम रखना होता है कि उसको आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ना है मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर है डी।